तो बेटा हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट यूनिट सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन की आज हम लोग बात करेंगे बेटा। सबसे पहले मैं इसके थ्योरी की बात करूंगा बेटा, और थ्योरी हम लोग उठाएंगे बेटा पूरा आपके एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के कौन कौन से पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, एक एक पॉइंट मैं आपको उठाने वाला हूं और ध्यान से देखते जाइएगा बेटा। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। आप जानते हैं बेटा सॉल्यूशन जो है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर है। एक बात मैं और बता दूं बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम जो है थोड़ा कम है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से 100% क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को मैं टच करते चलूंगा। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जानते हैं बेटा, अगर मैं एक बोतल लूं और उस बोतल के अंदर पानी भरा हो और उसमें एक बोतल में, जैसे मैंने कहा बेटा, ये जैसे देखिए ये ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल है, ये देखिए मैं इसको यहां से मैं गायब कर दिया, ये गया। अब बेटा इस बोतल के अंदर मैं यहां छुपाया और छुपा के इसमें मैंने नमक घोल दिया। बताओ बेटा इसमें नमक घुला है? नहीं। अब मैंने फिर छुपाया, इसमें मैंने चीनी घोल दिया। अब बताओ एक इसमें नमक घोला, मैंने चीनी घोला, मैंने तो आपको नहीं बताया, मैंने धीरे से यहां छुपा के नमक या चीनी कुछ भी घोला और आपसे पूछ रहा हूं बताओ इसमें क्या घुला है। तो आप कहोगे पता नहीं क्या घुला है, जब तक पिएंगे नहीं तब तक बताएंगे नहीं। यही होता है बेटा होमोजीनियस, यानी देख के नजरों से जहां बताया ना जा सके वही सॉल्यूशन होता है बेटा हमारा होमोजीनियस, यानी सॉल्यूट का कुछ पता ही ना चले। फिर आप कहते हैं कि आखिर हम पता कैसे लगाएंगे कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा फेज ऑफ सॉल्वेंट जो होता है हमेशा फेज ऑफ सॉल्यूशन होता है। फिर कहेंगे अगर मान लीजिए दोनों फेज सेम हो गए तब कैसे पता लगाएंगे? तब वहां पे देखा जाता है कि जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो कौन होगा? सॉल्वेंट होगा। अमाउंट कम तो सॉल्यूट है, अमाउंट ज्यादा तो सॉल्वेंट है। कुछ लोग दारू को पानी में मिलाते हैं, कुछ लोग पानी को दारू में मिलाते हैं बेटा। तो जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। तो चलिए बेटा बिना विलंब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो बेटा यहां पर आपने देखा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। यहां पे बेटा कुछ एलॉय का नाम दिया हुआ है, मैं उन एलॉय का नाम लेना चाहता हूं। अक्सर पूछता है जर्मन सिल्वर, नाम तो है जर्मन सिल्वर लेकिन उसमें सिल्वर पाया ही नहीं जाता है, हमेशा याद रखिएगा कॉपर, जिंक और निकिल। तो याद करने का बड़ा आसान तरीका है निकुंज। निकुंज भारी सब पे भारी, निकुंज। निकुंज याद रखना बेटा, याद रहेगा। ब्रोंज, ब्रोंज को याद करना बहुत आसान है। कुशन, तुम ऐसे याद रखना कुशन, कुशन माने किशन। किशन को कौन सा मेटल मिला है? तो ब्रॉन्ज मेटल मिला है। किशन को कौन सा मेटल मिला है बेटा? ब्रॉन्ज मेटल मिला हुआ है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आता है बेटा ब्रास। ब्रास में होता है कुंज। जहां बास पूछे बेटा क्या बोलोगे? कुंज बिहारी सब पे भारी। तो एक है निकुंज और एक है कुंज। निकुंज जो है वो हमारे जर्मन सिल्वर है जिसमें जर्मन का कोई पता ही नहीं है, सिल्वर का भी कोई पता नहीं है। और फिर हमारा होता है बेटा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के अंदर हमारा ब्रॉन्ज मेटल किसको मिला है? किशन को। किशन को क्या मिला? ब्रॉन्ज मेटल। फिर ऐसे ही बेटा ये देखो तीनों आपको याद होगा, एग्जाम में कभी भुला नहीं सकते। तुझको भुलाना चाहा लेकिन भुला ना पाया। तो अगर आपके सामने ब्रास आया तो आपके तुरंत आएगा कुंज बिहारी, जर्मन सिल्वर निकुंज बिहारी, और ब्रॉन्ज मेटल कुशन को मिला है। बस ये हो गया बेटा लाइन आगे बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा बेटा इस लाइन से और कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। कहता है कि अगर 1.5 ppm से कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो भाई नेमल वगैरह टूथ डिके होने लगेंगे। सॉल्यूशन जो होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है बेटा, बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में मैंने बता दिया। फिर आती है बात बेटा कि अगर मान लीजिए हमारे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। हां बेटा देखो इसमें एक क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, जैसे कि गैस इन गैस कबो ना पूछेगा, सबको पता है मिक्सचर ऑफ गैस होता है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस में हमेशा याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस में ही सब कुछ हो रहा है। तो बेटा लिक्विड इन गैस तो क्लोरोफॉर्म सुखाया नाइट्रोजन में। फिर सॉलिड इन गैस कैम्फर हो गया। फिर जो है गैस इन लिक्विड ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, लिक्विड लिक्विड इथेनॉल इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड ही कबो पूछेगा नहीं बेटा। जो पूछता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है वो है लिक्विड इन सॉलिड। आपसे पूछ लिया अमलगम,
अमलगम में कौन सल्यूट है कौन सॉलिड है, तो बच्चे हमेशा सोचते हैं अमलगम माने मरकरी, मरकरी लिक्विड है तो सॉल्वेंट होगा। ना मुन्ना ना, यही तो गलती हो गई। ये है मरकरी हमारा सल्यूट और सोडियम जो है वो हमारा क्या है, सॉलिड। तो बेटा ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जोरदार पॉइंट आप याद रखिएगा, यहां पर इस लाइन से क्वेश्चन बनने वाला आपका है। तो बेटा ये हमारे पॉइंट्स हो गए, जो क्वेश्चन जहां से बनते जा रहे हैं मैं बताते जा रहा हूं बेटा, इन पॉइंट को अंडरलाइन करके रखते चले जाइएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो देखिए बेटा पूरा सॉल्यूशन जो है हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट है कंसंट्रेशन का और दूसरा पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो जब आप कंसंट्रेशन के पार्ट में आते हैं बेटा, तो कंसंट्रेशन में कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मिलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब जो है बेटा हमारे कंसंट्रेशन के पार्ट हैं। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन। और मैं इनके अचूक फॉर्मूले बता दूंगा, एग्जाम का क्वेश्चन सही करा दूंगा। तो बेटा इन अचूक फॉर्मूले पर लेकर के हम लोग आगे आते हैं। पहले देखिए बेटा कुछ परसेंटेज की बात मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर कुछ परसेंटेज की बात कोई करना चाहता है, परसेंटेज के बारे में बात करना चाहता है, तो परसेंटेज क्या होता है बेटा, किसी का भी परसेंटेज निकालना होता है तो जिसका परसेंटेज निकालना हो वो ऊपर होगा, बाकी टोटल नीचे होगा। चाहे वेट परसेंट हो चाहे वॉल्यूम परसेंट हो, फ्रैक्शन में लगाना है तो इंटू 100 हट जाएगा। अगर मैंने कहा यहां पे 10% W/W, तो ये पहला डब्लुआ जो है ये सल्यूट के लिए है और दूसरा जो है वो सॉल्यूशन के लिए है। इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर आया 10% V/V, 10% V/V का मतलब हो गया 10 ml ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 10 ml ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर कहीं आपको दे दिया वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो बेटा ये सल्यूट के लिए और ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ये छोटी छोटी बातें बेटा यहां पर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेट परसेंट नहीं पढ़ाऊंगा, वॉल्यूम परसेंट नहीं पढ़ाऊंगा, आगे आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट नहीं बताऊंगा। पीपीएम, पीपीएम का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन टोटल वेट, बस यहां पर इंटू 10 टू पावर क्या लग जाएगा 6। अगर पीपीबी होता तो यहां पे लगता 10 टू पावर 9। और हम जानते हैं बेटा कि पीपीएम और पीपीबी जो होते हैं वो कहां यूज किए जाते हैं, जहां पे सॉल्वेंट हमारा बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट हमारा बहुत कम हो। फिर आ जाता है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और सबसे पहले उठाते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, राजदुलारा सा क्वेश्चन। थोड़ा देखिएगा भैया, ये क्या हुआ, बस बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, आजा आजा आजा। चलो बेटा देखो एक बात मैं तुमको बता देता हूं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन बेटा छोड़ना मत, एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल से उठाएगा। अब यहां देखिए, सपोज आप बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन आ गया तो उसका पैटर्न क्या रखेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। तो पहली बात तो आपको यह समझना है 20% का मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा अगर सॉल्यूशन जो है हमारा, सॉल्यूशन जो है वो है बेटा हमारा 100, सल्यूट जो है ये सल्यूट हमारा हो गया 20, तो बताओ बेटा सॉल्वेंट कितना हो गया 80। अब बताओ सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे इथाइलिन ग्लाइकॉल का तो कितना आएगा 62। ये वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट, यहां से मिल गया नंबर ऑफ मोल्स 3.22। फिर अगर यहां से निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का निकालने के लिए ये हो गया 80/18, ये मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब बेटा इसका भी मोल मिल गया, इसका भी मोल मिल गया, तो क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये देखिएगा किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन नजर आएगा, ये मेरा वादा है, ये जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। तो बेटा यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया था, वेट,
मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, वेट और मॉलिक्यूलर वेट से आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स से आपने निकाला मोल फ्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, ये अगले क्वेश्चन में ना सिर्फ और सिर्फ आपको जो है बेटा एक फॉर्मूला रिवाइज कराना है। देखिए कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सीधे सीधे बोलेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है तो आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर देखिए कैलकुलेट 5 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि बेटा चाहे आप मोलैरिटी की बात करो तो मोलैरिटी के गिने चुने फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर नॉर्मेलिटी की बात करते हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर इसी तरह बेटा अगर आप मोलैलिटी की बात करते हो, मोलैलिटी जो स्मॉल m से डिनोट की जाती है, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई केजी हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। कभी कभी तो बेटा आपसे सिंपल यही पूछ देता है यार मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। तो बेटा देखो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में तो कोई अंतर ही नहीं है, ये दोनों के दोनों जुड़वा भाई हैं। बस यहां पर मॉलिक्यूलर वेट यूज होता है और यहां पर इक्विवेलेंट वेट यूज होता है। बस इतना सा अंतर दोनों में बेटा समझ जाना, इसके अलावा कहीं कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो बेटा हम लोग कहते हैं 5 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट है 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 40, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, और ये हमने वॉल्यूम को निकाल लिया लीटर में, तो मोल अपॉन वॉल्यूम कर दिया और ये मिल गया मुझे मोलैरिटी। ठीक है, चलिए मोलैरिटी के बाद जो है बेटा अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेटा मोलैलिटी के बारे में। कैलकुलेट द मोलैलिटी, वेट दिया है और सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूट का वेट है 60 मोल्स, आपने सॉरी 2.5, दिस इज द सॉल्यूट का वेट और ये सॉल्वेंट का वेट। तो सॉल्यूट का आप निकाले नंबर ऑफ मोल्स और बेटा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपको मिल गया आंसर। तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सॉल्व एग्जांपल है उनको तो खूब अच्छे से करिए, फिर उसके बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए बेटा इंटेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन दिस। ये तो पहली बात समझिए, ये है सॉल्यूट और ये है बेटा आपका सॉल्वेंट, कौन किस में डिजॉल्व हुआ। तो अगर सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो 22 अपॉन 22 प्लस 122 इंटू 100, ये जो है परसेंटेज किसका बता देगा आपको, सॉल्यूट का। ठीक है, फिर हम कहते हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस सवाल के अंदर आप बोलोगे 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 70 ग्राम ऑफ CCl4। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये पहचान नहीं कर पाओगे बस आप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी। आप देखो बेटा ये वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। वॉल्यूम ऑलरेडी यहां पर दिए हुए हैं। फिर यहां पर बेटा करना है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, कहानी खत्म। उसके बाद आता है बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है तो बड़ा अच्छा, जब भी पूछेगा 3 नंबर में पूछे, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या ध्यान देना। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, आपसे सॉल्यूट पूछा है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोल इक्वल सोल्यूशन। ये बेटा सोल्यूशन का वेट है, ध्यान रखिएगा, ये सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूशन है। जब भी तुम फॉर्मूला लगाओगे मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, देन दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर सॉल्वेंट का वेट रखना है, मोलैलिटी सपोज आपने 0.25 रख लिया और आपको वेट पता नहीं है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपने कर लिया। यहां पर आपको करना पड़ेगा सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह आप लिख सकते हैं मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यू विल गेट द वेट ऑफ सॉल्यूट। और यहां पर सॉल्यूशन का ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 2.5 kg,
इसको भी बेटा 1000 कर लेना। एक अननोन डाटा बचेगा W, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। बस ये क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, ये 2.5 kg सॉल्वेंट का नहीं है, सॉल्यूशन का है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1.5 में बेटा एक सिंपल फॉर्मूला है, याद रखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट परसेंट आपको दे दिया है बेटा 20, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे दिया है आपको 1.202 और मॉलिक्यूलर मास किसका, KI का। अब ये इतना दे दे तो आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी। यहां से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। फिर मोलैरिटी निकालने के बाद कैपिटल M बाई स्मॉल m ds माइनस MAM अपॉन क्या करना है 1000। ये भाई देखो, ये बहुत ही बड़की मैडम अपॉन छोटकी मैडम इक्वल टू डायरेक्टर सर माइनस मैम बटे 1000। मोलैरिटी को मोलैलिटी में बदलने का, मोलैलिटी को मोलैरिटी में बदलने का सिर्फ 3 चीज अपने पास होना है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी। तगड़ा फॉर्मूला है बेटा। तो ये वेट परसेंट आपने निकाल दिया। अब मोल फ्रैक्शन का रिलेशन निकालना है। तो बेटा देखो, इन तीनों फॉर्मूले को मैं एक जगह लिख रहा हूं, हो सके तो बेटा आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको साथ में लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और बार बार पूछे जा रहा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहां अलग लिख रहा हूं, मोलैरिटी के सारे फॉर्मूले क्या क्या है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स by volume of solution in liter. Then molarity is equal to weight percent into 10 into density of solution upon molecular weight. Then molarity is equal to, अगर weight by volume percent में दिया है तो 10 upon molecular weight। अब इसी molarity में अगर normality की बात करनी हो तो number of gram equivalent by volume of solution in liter. Then normality is equal to weight percent into 10 into ds upon equivalent weight. फिर normality is equal to weight by volume percent into 10 upon equivalent वेट। तो मोलैरिटी, नॉर्मलिटी। फिर अब देखिए इनका आपस में इंटर कन्वर्जन। अगर मोलैलिटी, कैपिटल M माने मोलैरिटी, स्मॉल m माने मोलैलिटी, ये है डेंसिटी, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M अपॉन 1000। मैंने बोला याद करने का तरीका, बड़की मैडम बटे छोटकी मैडम बराबर डायरेक्टर सर माइनस मैम बटे 1000। फिर कहते हैं मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, तो ये होता है बेटा x सॉल्यूट बटे x सॉल्वेंट, स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m बाई 55.5 अगर वाटर है तो, ठीक है ना। स्मॉल m इंटू होता है 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, m अपॉन ये मोलैरिटी होता है या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 होता है। अगर वाटर है तो यहां 55.5 रख लीजिएगा, नहीं तो यहां पर हो जाएगा 1000 और सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, और यहां हो जाएगा बेटा आपका 1000। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, अगर वाटर लिए तो 1000 अपॉन 18 कर देते हैं तो 55.5 आ जाता है। तो x सॉल्यूट अपॉन x सॉल्वेंट, स्मॉल m अपॉन 55.5। यहां से बेटा आप निकाल सकते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रिलेशन। अब इतने फॉर्मूले अगर याद है ना बेटा, तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो बेटा धड़ल्ले से होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बेटा, एकदम धड़ल्ले से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, ये है बेटा कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल, जो जोरदार है बेटा, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा ना। चलिए, ये तो हो गया बेटा इसके क्वेश्चन। फिर आते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी पे। देखिए बेटा, सॉल्युबिलिटी की जब भी बात करता है, मोस्टली जो बात होती है ना, यहां पे गैस की सॉल्युबिलिटी पे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, भाई देखो, कोई भी आयनिक कंपाउंड वाटर में तब डिसॉल्व होता है जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर में डिपेंड करती है, लेकिन ये पूछती है कि हमारा प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है या प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ये पूछ करके काम करती है। एंडो के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सो के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ये सॉलिड की बात है, लेकिन हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं बेटा गैस की सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। अब देखो बेटा, गैस की सॉल्युबिलिटी जब बात करते हो ना, तो गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए बेटा आता है तुम्हारा हेनरी लॉ। हेनरी चाचा थे, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे आप लगते हैं, ठीक है ना, बड़े अच्छे आप लगते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब जैसे मान लीजिए कोई गैस है,
उसके सॉल्युबिलिटी की हमको बात करनी है, गैस के सॉल्युबिलिटी की हमको बात करनी है। तो बेटा कोई भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व कब ज्यादा होता है? पहली बात तो सुनिए, हम लोग कहते हैं जो गैसेस इजिली लिक्विफाई हो जाती हैं या जो गैसेस सॉल्यूशन के अंदर आयन बनाती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक भाई, गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो मॉलिक्यूल को पास पास लाना पड़ेगा। मॉलिक्यूल जो पास पास आएंगे, साइज बड़ा होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो भाई जल्दी से वो लिक्विफाई हो जाएंगे। दूसरा बात करते हैं टेम्परेचर का। बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो गैस के मॉलिक्यूल भूत हो जाएंगे, भर भर वहां से क्या करेंगे, सर्र सर्र भागना शुरू कर देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या करती है? घट जाती है। गैस की सॉल्युबिलिटी क्या करेगी बेटा? घटेगी। फिर हम लोग कहते हैं बेटा प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? आप खुद सोचिए। मैंने कहा बेटा एक कंटेनर है, सपोज बेटा यहां पे एक कंटेनर हमने ले लिया, ये है बाबू एक कंटेनर, ठीक है ना, ये कंटेनर है और इसके अंदर यहां पर गैस है और यहां तक लिक्विड भरा हुआ। आप एक ईटा लाके रख दीजिए, ये चपा गया, गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर गए, फिर आपने एक ईटा और रखा, इसके मॉलिक्यूल और अंदर गए, फिर आपने रखा, इसके मॉलिक्यूल और अंदर गए। आप देख रहे हैं जैसे जैसे यहां वेट बढ़ा रहे हो प्रेशर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो इस गैस की सॉल्युबिलिटी भी इसके अंदर क्या कर रही है? बढ़ रही है। यही क्या है? हेनरी लॉ। यानी प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या करती है? बढ़ जाती है। अच्छा सा एग्जांपल दिला दूंगा, ठंडी का सीजन आ गया है, कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हैं, ढक्कन जैसे खोलते हैं, खोलने के बाद क्या छोड़ देते हैं? तुरंत ढका 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 ढकार लेते हैं, तुरंत गट 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 अंदर और उसका लंबा लंबा ढकार मारना शुरू करते हैं। अब सोचो बेटा, जब आप ढक्कन पक ऐसे खोलते हो तो उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं बुझ 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 करके बहुत तेजी से कहां निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। अब आप बताइए बेटा, गैस के मॉलिक्यूल तेजी से बाहर निकलने, और जब गैस के मॉलिक्यूल तेजी से बाहर निकलेंगे ना तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घट रही है। यानी कि जब ढक्कन खुला तो प्रेशर घटा तो सॉल्युबिलिटी घटी। दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, हम लोग कहते हैं कि जो स्क्यूबा डाइवर होते हैं, वो हमारे स्क्यूबा डाइवर जो होते हैं, जब आप देखते हैं कि जमीन में नीचे जाते हैं, तो बेटा जब नीचे जाते हैं ना तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या क्या भरा होता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ऑक्सीजन गैस भरा होता है, कुछ इनर्ट गैस भी मिलाई जाती है। भाई बहुत ज्यादा नाइट्रोजन हो जाएगा तब भी लीथल हो जाएगा, उनके लिए दिक्कत करेगा। जब वो नीचे जाते हैं ना तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है? बढ़ती है। प्रेशर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। कभी आप लोग भी समुद्र में गोता लगाए होंगे, कभी गोवा घूमने गए होंगे, सिंगापुर गए होंगे, तो समुद्र में जाइएगा, स्क्यूबा डाइविंग करिएगा, तो जब नीचे जाएंगे ना तो कान में बहुत तेज से पेन होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बेटा प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी। लेकिन मान लीजिए अब जो बहुत आदमी नीचे चला गया है और उसको ऊपर आना है तो कहते हैं भैया थोड़ी धीमी 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 आइएगा, नहीं तो जान लीजिएगा क्या होगा? बहुत तेजी से जब ऊपर आने लगेगा तो प्रेशर तेजी से घटेगा तो सॉल्युबिलिटी तेजी से घटेगी और वो एक कैपिलरी के अंदर जो बेटा कैविटी क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद जय सिया राम टन हो जाएंगे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग बेंट। तो बेटा जब वो ऊपर आते हैं ना स्लोली आते हैं, इसीलिए उसके अंदर मिलाया जाता है इनर्ट गैस जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो बेटा एक देखिए स्क्यूबा डाइवर का हो गया। फिर दूसरा जब हम लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं, ऊपर माने कहां? भगवान के पास नहीं, पहाड़ों पे। जब आप पहाड़ों पे चले जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत ऊपर जाने पे आपका ड्रॉजीनेस फील करने लगेंगे, चक्कर आने लगेगा, क्योंकि वहां एनॉक्सिया टाइप का फील होने लगता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड के अंदर गैस की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये तीनों एग्जांपल आपके किसके हैं? हेनरी लॉ के हैं। लेकिन हेनरी लॉ के इन सभी एग्जांपल के बाद जो है बेटा एक जोरदार चीज जो आपको कभी नहीं भूलनी है, सब कुछ भूल जाइएगा लेकिन इस पॉइंट को आपको कभी नहीं भूलना है। एक ही इसका फॉर्मूला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये KH क्या है? KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट है और ये हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है बेटा डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू क्या करेगी? बढ़ेगी। और KH जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी के होता है। ये पॉइंट नोट करा दूंगा, 100% एग्जाम में इसको मिलवा दूंगा, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है बेटा।
KH को तुम लिख लो, नोट कर लो, ध्यान से सुन लो। KH की जब तुम बात करोगे ना, KH की दो ही बात पूछेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, KH की वैल्यू बढ़ेगी। इस पे बेटा पूछता है मछलियां जो है कोल्ड क्लाइमेट में ज्यादा बढ़िया से रहती हैं कि हॉट क्लाइमेट में? पानी अगर बहुत गर्म पानी हो तो कहां बढ़िया से रहेगा? अरे भाई जो गर्म पानी होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो KH की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा। तो ठंडा में ज्यादा मजा आता है सबको। तो ये ध्यान रखिएगा, मछली वाला क्वेश्चन बेर बेर पूछता है। तो KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, इसको याद रखिएगा। अगर पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। दैट स्लोप विल गिव यू वैल्यू ऑफ KH। चलिए बेटा, इसमें बेटा KH के बारे में मैंने आपको बात बताया, इसको याद रखिएगा, फटाफट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखिए बेटा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा देखिए एग्जांपल छोड़ना नहीं है, एग्जांपल को एकदम ध्यान से देखना है। एग्जांपल बार बार पूछता है, बेर बेर पूछेगा और आएगा। N2 गैस बबल थ्रू द हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ द गैस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, N2 एक्सर्ट द प्रेशर इतना। ये पार्शियल प्रेशर दे दिया, KH दे दिया, P दे दिया, KH दे दिया, X की बात करना चाहता है। तो एक बात बताओ यार, P और KH से तुमने ये क्या निकाल दिया? X। ये X की वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद जो है X की वैल्यू जो होगी ये क्या होगी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन सल्यूट प्लस N क्या होगा? सॉल्वेंट। सल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। अब हमसे कह रहा है 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml, यानी ये सॉल्वेंट का 1000 अपॉन 55.5 हो गया। ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो भैया देखो, जब भी तुम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, ध्यान देना, n सल्यूट अपॉन n सॉल्यूशन होता है, लेकिन n सल्यूट को यहां नेग्लेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो यहां से जब नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा, तो n सल्यूट में आपको वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था P गैस अपॉन KH और दिस इज द x इक्वल टू n सल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। ये था बेटा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और ये था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये था बेटा 28 और ये वेट हो गया था 1000, ये हो गया था 18। यहां से W पता कर लेंगे। हेनरी लॉ के देखिए एप्लीकेशंस हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया सारे एप्लीकेशन। फिर बेटा आ जाइए, ये देखिए 2 बेहतरीन क्वेश्चन। इन 2 बेहतरीन क्वेश्चन में बेटा मैं ये वाला क्वेश्चन लगाऊंगा क्योंकि मुझे दिल कह रहा अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। कह रहा है यहां पर देखिए ये पास्कल में दिया हुआ है, ठीक है ना, और कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml सोडा वाटर। मैंने सीधे समझ लीजिए वेट ऑफ H2O डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लिया तो 500 ग्राम हो गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो 500 ग्राम अपॉन 18 हो गया। प्रेशर दिया 2.5, इसको पास्कल में चेंज कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट 10 to power 5। तो P अपॉन KH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी पर बेस्ड है। चलिए, तो ये हो गया बेटा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ से क्वेश्चन पूछेगा, KH किस पे डिपेंड करता है ये पूछेगा, और ये भी कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछ लेता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करता है। हम वो गैस जो सॉल्वेंट से रिएक्ट ना करे, मैं बोलूं O2 नहीं रिएक्ट करेगा, H2 नहीं रिएक्ट करेगा, इनर्ट गैस नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन NH3 रिएक्ट करेगा, तो NH3 हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। चलिए, ये था बेटा कंसंट्रेशन का आपका एक पार्ट। ये आपके समझिए हाफ चैप्टर को ये कंप्लीट करता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में बेटा आप लोग इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है एक बार मैं फिर से आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं, सुन लीजिए मेरी बात को। ये पूरा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन चैप्टर का ये बेटा हाफ पोर्शन है, क्योंकि इसके आगे हम चलेंगे तो वेपर प्रेशर, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, इनकी बात करनी है। तो पहले मैं हाफ पोर्शन को आपको बता दूं कि हाफ पोर्शन में क्या क्या था। हाफ पोर्शन में आपको कंसंट्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, ये 4 बातें आप याद रखिएगा। जैसे स्ट्रेंथ नाम की चीज भी एक आती है, लेकिन स्ट्रेंथ आपको पूछेगा, कम है चांस है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में जो रिलेशन होता है, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अभी बेटा ये सारे फॉर्मूले को एक जगह बना के PDF में आपके जो है लिंक में डाल दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए बेटा आप कंसंट्रेशन वाला पोर्शन 20 मिनट के अंदर कैसे तैयार करेंगे, तो उसके फॉर्मूले रटेंगे,
फॉर्मूले रटने के बाद जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं आपको कि मोलरिटी इज इक्वल टू वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट परसेंट की जगह वेट बाय वॉल्यूम दे दे तो वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये याद रखिएगा, मोलरिटी और मोलरिटी का रिलेशन याद रखिएगा, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इक्वल टू डीएस माइनस एम एम अपॉन 1000, ठीक है ना। फिर मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी का एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू स्मॉल एम एम बी अपॉन 1000। बस ये अगर कंसंट्रेशन के फॉर्मूले याद है बेटा, मैं गारंटी देता हूं कोई क्वेश्चन बना दे पेपर में आ जाए और गलत हो जाए, मेरी गारंटी है 100% गारंटी के साथ बेटा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इतना हो गया बेटा आपका हाफ पोर्शन। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बेटा वेपर प्रेशर। चलिए तो इतना आप लोग बेटा तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग अगला लेक्चर लेकर के आते हैं। तो बेटा अगला बात हम लोग करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर की। देखिए बेटा वेपर प्रेशर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड द फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो याद रखिएगा, वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by vapor above the liquid surface when liquid and vapor are in equilibrium। 3 सवाल आप पूछेंगे। प्रेशर कौन लगा रहा है? वेपर। कब लगा रहा है? जब लिक्विड और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम हो। कहां लगा रहा है? लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं बेटा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ लिक्विड पे। अगर मान लीजिए बेटा कोई लिक्विड है, वहां पे इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसके वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम बनेंगे। और अगर कोई लिक्विड है जिसमें इंट्रैक्शन वीक है तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। यानी बॉन्ड कमजोर तो आपका वेपर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो वेपर कम। तो पहला हो गया नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो मान लीजिए बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे उठा दिया, व्हाट इज द वेपर प्रेशर एंड फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो बड़े आराम से लिखेंगे प्रेशर कौन लगाया, वेपर कहां लगाया, क्यों लगाया और कौन कौन से फैक्टर है। तो 2 फैक्टर प्यार से लिख देंगे बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा हमारा राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। तो बेटा जो हम राउल्ट्स लॉ लेंगे वो राउल्ट्स लॉ हमारा 2 तरह के सिस्टम के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। एक तो होगा कि जहां हमारे दोनों कंपोनेंट जो हो वो वोलेटाइल हो। हमारा दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए बेटा? वोलेटाइल। और जहां पर एक कंपोनेंट जो हो वो नॉन वोलेटाइल हो। तो देखो बेटा सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमने बोला 2 कंपोनेंट हैं, एक लिक्विड, ये हमारा सल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। इसका पार्शियल प्रेशर A है, इसका B है। तो हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर फॉर्म एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। बेटा कहने को तो ये भी कह सकते हो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही है बेटा राउल्ट्स लॉ। कोई जरूरी नहीं है, आपसे राउल्ट्स लॉ भी पूछ सकता है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो पहला फॉर्मूला ये है। दूसरे कंपोनेंट के लिए बेटा पीबी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दैट इज इक्वल टू पी टोटल। ये फॉर्मूला बेटा पहला हमारा वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारे दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो। मतलब दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए बेटा? वोलेटाइल। मतलब हमने दोनों लिक्विड लिया है और दोनों वेपर प्रेशर फॉर्म कर रहे हैं। अगर मान लो बेटा ये जो XA या XB है ये मोल फ्रैक्शन है लिक्विड का, लेकिन कभी भी अगर हमें वेपर फेज में पूछे, वेपर फेज की बात करें तो बेटा वेपर फेज में हमेशा याद रखना लगेगा डाल्टन्स लॉ। और डाल्टन्स लॉ में कहते हैं पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू YA इंटू पी टोटल। यानी कि अगर हमें YA बताना है तो PA अपॉन पी
टोटल, और YB बताना है तो PB अपॉन P टोटल। बेटा देखो इसको कंबाइन करके बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड में है, ये मोल फ्रैक्शन हमारे वेपर में है, और ये PA जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, दिस इज द टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एंड दिस इज द टोटल प्रेशर। PB इक्वल टू हो जाएगा P नॉट B इंटू XB अपॉन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये टोटल यहां से आएगा बेटा। तो पहला फॉर्मूला हमारा कब निकला? पहला फॉर्मूला इसको याद रखिए, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA P नॉट B XB। फर्स्ट फॉर्मूला ये है जब दोनों कंपोनेंट हमारे क्या हो, वोलेटाइल हो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा इसी में मान लीजिए कभी कभी आपसे इस तरह से ग्राफ पूछ लेता है। बेटा ध्यान रखना इसका जो भी ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे आपने फॉर्मूला लिखा P टोटल इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट P XB। बेटा आप जानते हो XA XB की जगह XA प्लस XB की वैल्यू होती है 1, इसीलिए XA बराबर होता है 1 माइनस XB, या XB बराबर होता है 1 माइनस XA। अब ये वैल्यू रख करके दो डिफरेंट फॉर्मेट में आपको इस तरह से फॉर्मूले मिल जाएंगे, और इनका जो ग्राफ होता है बेटा वो लीनियर होता है, ये याद रखिएगा। ग्राफ कैसा होगा बेटा? लीनियर होगा। मान लो ये एक कंपोनेंट का है, ये दूसरे कंपोनेंट का, ये टोटल है, ठीक है, A B और ये PS टोटल, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए पहले तो दोनों कंपोनेंट का हमने देख लिया। हाँ, जिस क्वेश्चन का बेटा हम इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे थे, वही क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन हमेशा जो है 5 नंबर का रखेगा। 5 नंबर में बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको करता हूं बेटा। इसको एक क्वेश्चन लगाइए, बढ़िया से लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, ये देखिए ये आपको P नॉट दे दिया है। क्या दे दिया बेटा? P नॉट, यानी कि आपको दिया यहां पर P नॉट CHCl3 एंड P नॉट CH2Cl2। एक जो है दिया है 200 और दूसरा दिया है 415। फिर उसके बाद बोला है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर व्हेन 25.5 ग्राम एंड 40 ग्राम, यानी एक का जो वेट है वो 25.5 ग्राम है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके हमने इसका मोल निकाल लिया। यही सेम काम यहां पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके हमने इसका मोल निकाल लिया। जब दोनों का मोल निकल गया बेटा तो आपने दोनों का क्या निकाल दिया? मोल फ्रैक्शन। और जब मोल फ्रैक्शन पता हो गया तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे PS इक्वल टू P नॉट CHCl3 x CHCl3 प्लस P नॉट CH2Cl2 x CH2Cl2। बेटा ये दोनों का आपने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। जब दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल दिया तो आपने क्या निकाल दिया? यहां पर PS टोटल प्रेशर निकाल दिया। अब जब टोटल प्रेशर मिल गया तो जिसका भी वेपर फेज में निकालना हो, सपोज आपको निकालना है कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन इस कंपोनेंट का, तो बेटा अगर मान लीजिए आपको निकालना Y CHCl3 तो आप बोलोगे PCHCl3 अपॉन P टोटल। यहां से आप P टोटल रखिए और यहां से बेटा ये पूरी वैल्यू आप उठा करके रख दीजिए, आपको मिल जाएगा वेपर फेज में। तो देखिए पहली बात ना, जब भी वेपर फेज का नाम ले तो वेपर फेज के अंदर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, वेपर फेज के अंदर जो है बेटा हमारा डाल्टन्स लॉ लगता है, लिक्विड फेज में हम लोग का राउल्ट्स लॉ लगता है, ठीक है। ये बात याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे आते हैं बेटा, वेपर फेज ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहली बात जरा समझिएगा, सॉलिड इन लिक्विड में क्या होता है। हमने जैसे कहा कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर यहां पे लिक्विड भरा हुआ है, ये सारे लिक्विड है और इसका वेपर प्रेशर है, सपोज मैंने इसके माना P नॉट। अब मैंने जो है कुछ सॉलिड इसके अंदर लाके मिला दिया। बेटा देखो जब लिक्विड था तो ये सब के सब वेपर बना सकते थे, लेकिन जैसे ही कुछ सॉलिड आ जाएंगे इनकी वजह से वेपर प्रेशर फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर जब प्योर सॉल्वेंट था तो इसका वेपर प्रेशर क्या था? ज्यादा, और सोल्यूशन बनने के बाद जो
है इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है पी नॉट माइनस पी एस, दिस इज कॉल्ड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बेटा आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। और इसका जो है बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद रखिए, सारा काम अपना करते चलिए। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बेटा ये है सॉल्वेंट का, और ये जो है बेटा वो सॉल्यूशन का, और ये भी जो है वो सॉल्वेंट का, और ये जो है तुम्हारे सॉल्यूट का है। ठीक है ना, सॉल्यूट का है, ये सॉल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है। कभी कभी बेटा हम लोग सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट में भी एक रिलेशन बना लेते हैं, एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्मॉल एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ठीक है ना, कभी कभी आपको ये एक्स सॉल्यूट ना पूछ करके मोलैलिटी पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स सॉल्यूट से हम यहां निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू हमको पता है 1 माइनस एक्स क्या होती है, सॉल्यूट होती है, और यहां से ये निकाल सकते हैं, वाटर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 18। बेटा अगर ये दो फॉर्मूले आपको पता है, सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन है, यहां पर अभी हम लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें करना चाह रहा हूं मैं। देखो बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात मैं आपको बता दूं बेटा, आइडियल और नॉन आइडियल जो है ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी लेता हूं ऐसा हो नहीं सकता कि आइडियल और नॉन आइडियल से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना पूछा जाए। जिन पॉइंट्स को मैं बता रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए बेटा। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब PA इक्वल टू P नॉट ए एक्स से होता है। दूसरी चीज बेटा, इसका डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है, मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो ना तो कोई एनर्जी रिलीज होगी ना तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फिर हम लोग कहते हैं डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 होता है, मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर ना तो वॉल्यूम बढ़ता है ना तो वॉल्यूम घटता है। फिर हम लोग कहते हैं गैस फ्री एनर्जी और एंट्रोपी चेंज के बारे में, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। जब भी मिक्सचर बनता है तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, इसीलिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ये दो बातें किसी को ध्यान में नहीं रहती हैं, इसीलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, क्या डेल्टा एस 0 होगा? जी नहीं, डेल्टा एस 0 नहीं होगा, डेल्टा जी भी 0 नहीं होगा, डेल्टा एच 0 होगा, डेल्टा H 0 होगा, डेल्टा V 0 होगा, लेकिन डेल्टा S और डेल्टा G कभी भी 0 नहीं होंगे, यही दोनों 0 होंगे बेटा। फिर कहते हैं कि इनके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि इंटरेक्शन सॉल्यूट के बीच जो इंटरेक्शन है या सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन है वही इंटरेक्शन होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ये आइडियल के केस में बेटा इतनी बातें याद रखिएगा। इनका एग्जांपल बहुत आसान है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन टॉल्विन, इथाइलिन क्लोराइड इथाइलिन ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, मतलब ऐसे एग्जांपल होते हैं एकदम बिल्कुल होमोलोगस जैसे कि आप फटाक से देखोगे सब आपको याद हो जाएंगे। फिर आता है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे। बेटा हो सकता है ये क्वेश्चन 5 नंबर का उठा दे, कहे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल्स के टाइप बताओ विथ एग्जांपल। एग्जाम्पल भी इनके रटे रहना बेटा, जरूर पूछेगा एग्जाम्पल, हो नहीं सकता है, कसम से बता रहा हूं बेटा जरूर पूछेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे। उसके दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। सुनो, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन है बेटा, पहले अट्रैक्शन जो होता है वो मजबूत होता है और बाद में अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है। जब अट्रैक्शन मजबूत
मजबूत होगा तो वेपर प्रेशर हमारा कम होगा, बाद में अट्रैक्शन अगर कमजोर हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। तो पहले वेपर कम था, बाद में वेपर क्या हो गया, ज्यादा। इसी को बोलते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है और डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव, लेकिन यहां पर भी डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा जी निगेटिव है। निगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि हमारे सल्यूट के बीच इंटरेक्शन कमजोर होता है। जब इंटरेक्शन कमजोर है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और यहां पर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, हमारा कम हो गया। तो पहले वेपर ज्यादा था, बाद में कम हो गया, ज्यादा टू कम मतलब निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन के बेटा कुछ एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब साइक्लोहेक्सेन डाल दिया तो बॉन्ड कमजोर हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन का है। फिर उसके बाद हम लोग निगेटिव डेविएशन की जब बात करते हैं तो निगेटिव डेविएशन में हम लोग कहते हैं बेटा कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है, जब दोनों मिल जाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। तो एग्जांपल जरूर याद रहे बेटा, 5 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने की संभावना है, तो इससे है बेटा, इसको छोड़िएगा मत। पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के बाद एक छोटा सा पॉइंट आपको और मिलने वाला है बेटा, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स को बेटा हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी कहते हैं। एजियोट्रॉप्स को बेटा हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी कहते हैं। ये देखिए, ये रहा एजियोट्रॉप्स। हम लोग कहते हैं बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाने पर इनका कंपोजिशन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, दोनों को मैंने मिलाया, मिलाने के बाद मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दोनों को मिलाया मैंने, मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज डेविएशन फ्रॉम लाउड्स लॉ। मतलब ये लाइन भी याद रखिएगा, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं और निगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं। क्योंकि बेटा देखो, वेपर प्रेशर क्या होता है तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के क्या हो जाए, बराबर, उसी को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये देखिए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके आइडियल और नॉन आइडियल से। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा आपको जरूर पढ़ना है, कुछ भी हो जाए बेटा इनको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा बेटा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं, आप देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है बेटा, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कोई बात मैं नहीं करूंगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा अभी आपको मैंने बताया है कि जब आप सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन में भी आएंगे। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन लगाइए, ढंग से लगाइए, एग्जांपल हो या इंटेक्स्ट, इस पे ज्यादा फोकस करिए। कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज इतना, ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट इतना एंड डिसॉल्व इन इतना, ये है बेटा सल्यूट, ये है तुम्हारा सॉल्वेंट, और कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इतना। तो पहले बताओ ये जो है तुम्हारा क्या है P0, ये तुम्हारा क्या है PS, और मॉलिक्यूलर वेट और वेट सबका दिया हुआ। तो सिंपल बेटा आप यही फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए P0 माइनस PS अपॉन P0 दैट इज इक्वल टू Na अपॉन सल्यूट है, ये सल्यूट है, N सल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना बेटा तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बेटा आपको मॉलिक्यूलर मास यहां पर ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला आता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जरा देखो बेटा, एक आपको मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बता देता हूं। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, अभी मैंने आपको क्या बताया, जैसे मान लो बेटा मैंने एक ग्राफ बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ है, ये है बेटा वेपर प्रेशर और ये है तुम्हारा टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। मैंने बोला ये है बेटा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने दो स्लोप यहां पर खींचे, ऐसे और ऐसे। आपको पता है बेटा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप लोगे तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब ये सॉल्वेंट है, और इसका वेपर प्रेशर कम है, मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब बताइए इसका जब वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, बढ़ाया, ये एटमॉस्फेरिक
डिग्री के बराबर हुआ, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड टी नॉट बी। मैंने इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाया, ये यहां पर बराबर हुआ, तो ये क्या हुआ, टीबी। आप बताइए जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाने पे टेंपरेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, टेंपरेचर बढ़ा, और इसी बढ़े हुए टेंपरेचर को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी इक्वल टू आ गया टीबी माइनस टी नॉट बी। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो बेटा आपको डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला जानिए कि डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी होता है, और उसके बाद डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके मोलालिटी के होता है, और डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम होता है। यानी ये फॉर्मूले बेटा आपको बस याद रखना चाहिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी को बोलते हैं हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। कभी कभी आपसे पूछ लेता है थ्योरेटिकल, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, केबी को पूछता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, केबी डेल्टा टीबी निकालने का फॉर्मूला केबी इक्वल टू मोलालिटी, ये पूरा का पूरा टर्म आपका मोलालिटी है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है, कह रहा 18 ग्राम ग्लूकोज, मतलब ये सल्यूट है, इसका मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, मॉलिक्यूलर मास और वेट से आप मोल निकाल लिए, ये आपका वेट दिया है, मोल और वेट से आपने मोलालिटी निकाल लिया। मोलालिटी निकालने के बाद आप सीधे फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है, कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। बेटा मोलालिटी निकाल लिया, केबी पता है, सिंपल फॉर्मूला होता क्या है, ऐसे फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो केबी ऐसे याद रखिए, सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में हो तो इंटू क्या हो जाएगा 1000। ये हमारा डेल्टा टीबी निकालने का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो यहां से डेल्टा टीबी निकल जाएगा, ठीक है ना, बाकी कोई टेंशन नहीं है बेटा। अब चलिए बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, चलो एक न्यूमेरिकल और है, इसको भी लगा देते हैं बेटा, पढ़ लो बॉइलिंग पॉइंट, पढ़ लो बेटा। तो जरा बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का दिया है, हमेशा याद रखना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, के भी दे दिया है। अब हमको समझ में ना है ये सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है, तो हम जान रहे हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा का मतलब क्या है, ये है तुम्हारा जो ज्यादा है बेटा, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा टीबी, और ये वाला क्या है बेटा, टी नॉट बी। अब डेल्टा टीबी निकालना है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी हो जाएगा। अब देखो सल्यूट दिया है वेट इतना, और ये सॉल्वेंट का दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आसानी से तुम निकाल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब भी तुम निकालो, सॉरी मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसी को बोलते हैं बेटा उसका मेल्टिंग पॉइंट। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। यहां पे देखिए ये सॉल्वेंट को आपने जब घटाया तो बेटा हम लोग कहते हैं इसको घटाया तो यहां पर इसका जो है इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हुआ तो टी नॉट एफ, इसका जो वेपर प्रेशर यहां पर सॉलिड के बराबर हुआ तो टी एफ। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ गए तो टेम्परेचर घटा, इसी घटे को बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए इसका फॉर्मूला में, और केएफ जो होता है उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इसके फॉर्मूले को मैं बड़े आसानी से आपको याद करा दूंगा, इसके टेंशन मत लीजिए। इधर देखिएगा, देखो बेटा अब यहां पर ध्यान नहीं देना, जनरली तुम क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक, टी बी था कि टी नॉट बी था, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहां लिखो सॉल्वेंट, ये बात ध्यान देना, दोनों का फॉर्मूला सॉल्वेंट यहां लिखा टी नॉट बी और फिर लिखा तुमने टी नॉट एफ, लिख लिए। अब बोलो एलिवेशन, एलिवेशन माने क्या हुआ, बढ़ना, बढ़ना माने टीबी, तो बोलो ये ज्यादा और ये क्या हुआ कम, ज्यादा माइनस कम, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। मैंने बोला ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन माने क्या हुआ घटना, ये हुआ टीएफ, ये
ये ज्यादा और ये हुआ हमारा कम, तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा T0F माइनस TF। तो देखो बेटा डेल्टा TF डेल्टा TB, हम जानते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू क्या होता है मोलालिटी। ये कैंसिल हो गया। अब दोनों को देखिए डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF और KB अपॉन क्या हो गया KF हो गया। तो KB और KF हो जाता है बेटा। KB KF निकालने का एक फॉर्मूला भी है, R इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू T0F 1000 हीट ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये देखिए बेटा यहां पर वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक। तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, दोनों के फॉर्मूले याद रख लेना है, एलिवेशन का फॉर्मूला और डिप्रेशन का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या रहे याद रखें। इसके बाद देखिए बेटा इसी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन है बेटा, यहां देखिए क्वेश्चन है बेटा सिंपल सा, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, मोल मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, मोलालिटी निकाल लिया, डेल्टा TF इक्वल टू K इंटू M। तो दोनों क्वेश्चन बेटा एकदम सिंपल है, इसको एकदम याद रखिए। अगला आता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग कहते हैं पहली बात तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब समझिए। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है बेटा, ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसमें देखिए कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहां फंसाएगा, कंसंट्रेशन लो है मतलब वहां पे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या है ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब वहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या है कम। तो हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा से कम की तरफ जाता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सभी लोगों को जाने नहीं देती है, उसके अंदर जो पोर होते हैं सबकी एंट्री को अलाउ नहीं करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इसमें जो होता है कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, याद रखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, हम लोग कहते हैं द एक्सेस प्रेशर द मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द मेम्ब्रेन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मेम्ब्रेन के ऊपर जो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड होता है उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब इसका फॉर्मूला सिंपल देखो, फॉर्मूला पाई इक्वल टू CRT पहला फॉर्मूला है। अब इसको तोड़ो तो पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम RT, नंबर ऑफ मोल्स को भी तोड़ोगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट VRT। तो बेटा यही एक फॉर्मूले हैं, इन्हीं तीनों फॉर्मूले पे सारा का सारा क्वेश्चन आपका लग जाएगा। कहीं कहीं बोलता है बेटा आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब होता है बेटा कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। ये दुनिया में हर जगह के लिए है, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो बेटा ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो ये सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल होता है जहां पर सल्यूट ना तो डिसोसिएट हो ना तो एसोसिएट हो। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन प्रोटीन, वेट दे दिया, द ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है, कैलकुलेट मोलर मास। अभी हमने प्यारा सा फॉर्मूला लिखा था बेटा, अभी आपको याद होगा, बस उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन लग जाएगा। पाई इज इक्वल टू WA अपॉन MA VRT, मॉलिक्यूलर मास यहां से फटाक से निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये जरूर पूछेगा और कंफ्यूज हो जाओगे। हाइपर मतलब मेरे रिस्पेक्ट में बाहर का कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, मेरे रिस्पेक्ट में अगर बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आप बताइए बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब वहां पानी कम है, और मेरा कंसंट्रेशन कम है मतलब पानी ज्यादा है, तो पानी इधर से निकल के कहां जाएगा बाहर, मैं श्रिंक कर जाऊंगा। मतलब अगर मुझे हाइपरटोनिक में डाल दिया जाए तो मैं श्रिंक कर जाऊंगा, और हाइपोटोनिक में डाल दिया जाए तो फूल के गोलगप्पा हो जाऊंगा। तो याद रखिएगा सेल जो है हाइपरटोनिक में श्रिंक करता है और हाइपोटोनिक में फूल जाता है। यह कंफ्यूजन बार बार बच्चों को आता है, ठीक है बेटा। तो चलिए ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद रिवर्स ऑस्मोसिस पे कई बार क्वेश्चन बना है, ये फिगर दे देता है। जब हमारा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो होता है रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। कई बार ऐसे डायग्राम देकर के भी पूछा है कि ये क्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए जरा ये इंटेक्स के जो क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स क्वेश्चन को एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। कह रहा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस, बेटा देखो ये है P0, ये है तुम्हारा वेट ऑफ सल्यूट,
ठीक है ना, और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, ये लगा दीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट वाटर 750 इज दिस, हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू द 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट बॉयल एट 100। तो बेटा एक बात बताइए, यहां पर पहले आप डेल्टा टीबी निकाल लीजिए, 100 टीबी माइनस टी नॉट बी, ये 100 है, ये 99.9 है, यहां से डेल्टा टीबी निकल गया, और जब डेल्टा टीबी निकल जाएगा तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब यहां ए और बी का मतलब मत समझिएगा, ए हमने सॉल्यूट को मान लिया, बी सॉल्वेंट को मान लिया। ये हो गया आपका जो है 500 ग्राम। आपसे पूछा है हाउ मच सॉल्यूट, यानी डब्ल्यू पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास आप बता ही देंगे, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया ही हुआ है, सुक्रोज का 342 हो जाएगा, इजिली निकल जाएगा। इसी तरह बेटा कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, सिंपल फार्मूला बेस पे है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, एकदम सिंपल फार्मूला बेस पे है। इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर देखो बेटा अगला कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ, हम लोग देखते हैं कभी कभी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास बढ़ जा रहा है, कभी कभी घट जा रहा है। एबनॉर्मलिटी कैसे आ रही है, तो हम कहते हैं ये एबनॉर्मलिटी दो वजह से आती है, या तो ये डिसोसिएट हो रहा हो या तो ये एसोसिएट हो रहा हो। जब डिसोसिएशन होगा तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मॉलिक्यूलर मास के। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी तो मॉलिक्यूलर मास घट गया। मान लीजिए कहीं पर एसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर घट रहे हैं तो जाहिर सी बात है बेटा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। तो अभी तक जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो ऐसे सॉल्यूट के लिए था जो ना तो एसोसिएट होते थे ना तो डिसोसिएट होते थे। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के बारे में बात करना हो तो वहां पे हमारे लिए आता है बेटा वॉन्ट हाफ फैक्टर। ये बताता है इट एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो बेटा ये वॉन्ट हाफ फैक्टर याद रखिएगा, I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड, या I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन बिफोर और आफ्टर, आफ्टर अपॉन बिफोर, ये याद रखिएगा बेटा। इसके बाद देखिए इनके जो फॉर्मूले हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन, डेल्टा टी बी आई इंटू के बी आई इंटू के एफ आई इंटू दिस। इसके बाद इसमें एक छोटी सी बात, देखो फॉर्मूले तो सारे आ गए, लेकिन एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं डिसोसिएशन हो तो डिसोसिएशन के अंदर फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये डिसोसिएशन में लगाइएगा। एन का मतलब जैसे मान लीजिए Al2SO4 थ्राइस है, तो ये टूट के क्या बना रहा है, 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन। हम पूछे 3 2 टोटल आयन कितने हो गए, तो आप बोलोगे 5 हो गए। इसी तरह अगर एसोसिएशन में हो तो अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई 1 बाई एन, ये होता है आपका एसोसिएशन के अंदर। तो ये एसोसिएशन में है, ये डिसोसिएशन में है। एक क्वेश्चन और पूछता है, अगर आई की वैल्यू 1 हो तो ना टूटे ना जुटे, आई इज ग्रेटर देन 1 हो तो डिसोसिएट होगा, आई इज लेस देन 1 हो तो क्या होगा, एसोसिएट होगा। तो ये चीजें हमारे यहां पर आ गई बेटा, समझ रहे हैं। तो चलिए ये बेटा यहां पर आ गया, ये थे इसके बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा, ठीक है ना। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज के आपको बताए हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोग बेटा देख लीजिएगा। इसके ये दोनों क्वेश्चन देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद इसको चाहता हूं बेटा कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। कह रहा अमाउंट ऑफ CaCl2, तो पहले देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर I इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू R इनटू T। अब देखो कह रहा है डिटरमिन अमाउंट ऑफ, यानी ये अमाउंट पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर मास इसका 111 हो गया, टेम्परेचर 27 प्लस 273 हो गया, वॉल्यूम इसका 2.5 लीटर हो गया, R की वैल्यू 0.0821 हो गया, I की वैल्यू जो है 2.47 हो गया, पाई आपने निकाल लिया, वेरी गुड। फिर कह रहा है डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर, आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात किया, I इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर
weight, volume of solution R into T, temperature 25 plus 273, R की वैल्यू 0.0821 और वेट जो है यहां पर यही आपको वेट दे रखा है 25 मिलीग्राम, तो इसको ग्राम में बदल लीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास K2SO4 का निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर दिया हुआ 2 लीटर और यहां से निकाल देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 2 क्वेश्चन इसके यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और एक क्वेश्चन और मैं बता दूं आपको बेटा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है एक क्वेश्चन है बेटा, एक जैसे 1.34 इंपॉर्टेंट है और इसका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये 1.1 कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस वेपर प्रेशर 80%। पहले हमारा वेपर प्रेशर 100 मानिए, बाद में मान लीजिए 80, यानी P नॉट इज 100, PS इज 80। उसके बाद नॉन वोलेटाइल का वेट पूछ रहा है, W पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास पता है, इसका बेटा W भी दे दिया, मॉलिक्यूलर मास दे दिया, फट से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा। तो देखिए एक ले देकर के बेटा एक तरह से हम लोगों ने पूरा सॉल्यूशन एक बार में देखिए, तो हमने एक शॉर्ट रिवीजन पूरे सॉल्यूशन का बता दिया। मैंने आपको पहले बताया बेटा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 2 भाग में डिवाइडेड है, कंसंट्रेशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सब पूरा का पूरा बेटा एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर है। इसमें थ्योरी जो पूछी जाती है वो सिर्फ आइडियल नॉन आइडियल के एग्जांपल से पूछी जाएगी। तो ये था बेटा आपका पूरा सॉल्यूशन। अभी इनके और क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन की बेटा हम लोग चर्चा करते रहेंगे। एक मैंने इसका शॉर्ट रिव्यू आपको पूरा रिवाइज कर दिया। तो फिर मिलते हैं बेटा इसके अगले चैप्टर्स में, फिर आगे भी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखते रहेंगे। तब तक आप लोग इसको पूरा रिवाइज करिए। अगर कहीं भी दिक्कत आती है बेटा तो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कभी भी बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, फिर मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।